देखो सर, ये जो स्थिति तो पहलगांव में हमला करके एनिमी ने स्टार्ट करवाया है। ये हमारे ऊपर एक थोपा गया वार है। इस कंडीशन में हमारा देश कभी नहीं चाहता था कि हम किसी के ऊपर हमला करें। इसके बावजूद इन्होंने हमारे को पहल करने के लिए उकसाया है। फिर भी हमारी सेनाओं ने चाहे मिसाइल के थ्रू या ड्रोन के थ्रू जो टेररिस्ट कैंप हैं, जो ट्रेनिंग कैंप है, जो पीओके में या जहाँ जहाँ भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनके ऊपर ओनली एंटी टेररिस्ट कार्रवाई की है। लेकिन किसी गलतफहमी के या वो अपनी मनमर्जी चलाते हुए पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर मिसाइलें फायर की है, जिससे कि हमारी सक्षम आर्मी और नेवी, एयरफोर्स इन सब ने मिलके उनको परसों की रात में जो मिसाइलें हुई उनको डिसफ्यूज किया है और हमारे कोई आंतरिक नुकसान नहीं हुआ है। ये हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने अहम में पीछे जो कार्रवाइयाँ हुई है उसी में ये धीरे धीरे इसका मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से ये रुक नहीं रहा। तो हमारी भी सेनाएं इनके फिर अभी भी टेररिस्ट जहाँ भी छुपे हुए हैं, जहाँ भी उनके कैंप हैं, वहीं पर हमला कर रही है। वही बात है, अभी हमारा जो योगदान है एज ए मैं एक्स सर्विसमैन होते हुए सभी नागरिकों से, यंगेस्ट जवानों से ये आग्रह करूँगा कि आप अपनी टीम बना के रखो। जब कहीं भी इंसिडेंट हो जाता है, कहीं अटैक हो जाता है, तो कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं किसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है, उसको वोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट करें। इसके अलावा हमारा नागरिकों का सबसे अहम रोल ये होता है कि ये वार के अंदर एक रोमर एक बहुत बड़ा दुश्मन का हथियार होता है कि गलत अफवाह फैलाने से कि फलां जगह में हमने इतने जहाज़ गिरा दिए, इतने कोई मिसाइल गिरा दी और किसी शहर को तबाह कर दिया। ये एक रोमर का पॉइंट होता है। इस रोमर से भ्रामकता जो फैलाने वाली होती है, इससे आपको बच के रहना है और सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी ऐसी चीज़ को पोस्ट नहीं करना है। सेकंडली, जो हमारे इस समय चाहे टैंक हों, चाहे हमारी गाड़ियां हों, जो मूवमेंट कर रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, इनका कभी भी फोटोग्राफ लेना ही नहीं है। फोटोग्राफ नहीं लेना है, ना ही अपने मीडिया में या अपने दोस्तों को किसी को शेयर करना है। उससे क्या होता है, किसी भी एंटी पर्सन के हाथ में वो सोशल मीडिया की फ़ोटोग्राफ चली जाएगी तो हमारी लोकेशन का पता लग जाएगा कि ये टैंक है या ये ब्रिगेड है, डिवीज़न है, किस तरफ मूव कर रहा है और ये आगे क्या कार्रवाई करने वाला है। हमारी लोकेशन आइडेंटिफाई होने से दुश्मन उसका वार टाइम में गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो इसको आपने किसी भी हालत में सैनिकों का आप मनोबल बढ़ा सकते हो, उनसे आप कुछ बात कर सकते हो, लेकिन आप ये फ़ोटो वगैरह कभी भी सोशल मीडिया में ना डालें। प्रशासन भी दिशा निर्देश देता है। अच्छा, इसके अलावा एक मेन पॉइंट है कि जैसे कलेक्टर साहब या हमारा जो भी सम्मानित प्रशासन है, उनकी एक एडवाइजरी जारी होती है। उस एडवाइजरी में हमें प्रॉपर जो जो चीज़ें बताई जाती है, जैसे ब्लैकआउट का है तो लाइट के दौरान रोड ब्लैकआउट का जो समय है उस समय हमें, चाहे हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल चल रही होती है, तो आप आराम से 15 मिनट 10 मिनट का जो भी ब्लैकआउट टाइम है, गाड़ी को साइड में पार्क कीजिए और लाइट ऑफ करके आप उसका वेट कीजिए, ताकि आपकी लोकेशन एनिमी ट्रेस नहीं कर पाएगा। या मिसाइल का या किसी एयर का हमला हो रहा है तो आपकी वहाँ से किसी सिटी की या आपकी इंडिविजुअल की लोकेशन शो नहीं होगी। इसके अलावा नॉर्मल में भी ये वार जैसा माहौल बना हुआ है, अभी फ़िलहाल तो अनडिक्लेयर्ड वार है ये, तो इसमें आपको ये एक हैबिट में शामिल होना चाहिए कि ब्लैकआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। आप नॉर्मल ओपन में जो लाइटें जलती है उनको कम से कम आपको जलाना चाहिए और घरेलू अंदर लाइटें जलाएं। और जब भी ब्लैकआउट हो जाता है तो आपने बिल्कुल ब्लैकआउट ही करना है। उस समय आप अपने नॉर्मल टॉर्च वगैरह रख के अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं और प्रशासन को पूरा अपने सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ब्लैकआउट के मामले में हो या किसी और चीज़ के मामले में, प्रशासन या कलेक्ट्रेट से जो भी आपको कलेक्टर साहब आदेश देते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए और दूसरों को, अनजान लोग हैं उनको आपको समझाना भी चाहिए सब चीज़ें। सर, जो ब्लैकआउट है वो शब्द काफ़ी लोगों के लिए नया है, तो ब्लैकआउट क्या है और लोगों को किस तरह से इसका पालन करना चाहिए?
सर एक्चुअली तो ये बहुत पुरानी प्रणाली है। ये 71 वार में क्या हुआ था, जो हमारे पास में बहुत ऐसे जहाज़ होते थे जो कि रात के टाइम में नाइट विजन डिवाइस नहीं होते थे। उस दौरान हमें लोकेशन का पता नहीं लगता था कि हमें अटैक कहाँ करना है। तो जहाज़ आते थे, उस समय जो नीचे कोई भी शहर होता था, उस शहर के ऊपर से जब वो गुजरते थे तो ऊपर ब्लैकआउट हुआ, मतलब पूरे शहर में अंधेरा है, जैसे किसी जंगल में अंधेरा है, उसी प्रकार शहर के ऊपर से भी निकलता तो उसको अंधेरा ही दिखता था और वो शहर उसके स्पीड के कारण से निकल जाता था। जहाँ वो अटैक करने के लिए आ रहा है वो उसका टारगेट छूट जाता था। आबादी को छुपाने के लिए हम उसको अंधेरा करते हैं। आजकल वैसे सेंसर लगे हुए हैं, जीपीएस लगे हुए हैं, इसकी ज़्यादा लोकेशन की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आइडिया होता है। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो तेज़ स्पीड के आजकल जहाज चले हैं, 2000, 2500, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले। तो आपने यदि अंधेरा किया हुआ है ना, तो उस हिसाब से वो यदि आपने अंधेरे का फ़ायदा रखा तो वो 1 सेकंड आगे पीछे भी हो गया तो वो 5 किलोमीटर आगे निकल जाएगा और आपकी सिटी या आपका गांव बच जाएगा जिस पर वो अटैक करने के लिए आ रहा है। के लिए डिप्लॉय हुई थी, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई थी वहाँ पर, वो थे कि टेररिस्ट अंदर घुसे हुए थे। उसी मैटर में वो छोटा सा एक लिमिटेड ऑफेंस था, वो तो अलग चीज़ है। बाकी ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था 87 में, बॉर्डर पर लगे थे। उस समय हम पठानकोट में होते थे, डेरा बाबा नानक की तरफ लगे थे। ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस समय भी हमारा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल था, हम उस एरिया में 1.5 साल रहे थे। और कारगिल टाइम में ऑपरेशन विजय में भी हम रहे थे। बाकी मैंने आरआर काटा है राष्ट्रीय राइफल में, उस समय हमारी टेररिस्टों के सामने आमने सामने की मुठभेड़ें हुई है। लेकिन जैसे मैं टैंक का सोल्जर हूँ, पहले हमारे पास में T55 था, फिर विजंता था, फिर T55 था, अभी T90 है मेरे रेजिमेंट में। तो ये सब चीज़ें अलग मैटर है। लेकिन टैंक वर्सेस टैंक हमारे एनिमी के साथ हमारा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। हमने एक्सरसाइज करी है, फायरिंग करें हैं, जो हर साल करते हैं, जो हमारा युद्धाभ्यास होता है वो किया है। वार तो पिछले 55-60 सालों से हुआ नहीं है। 71 वार के बाद में अभी तक 55 साल के बाद ही ये चांस मिल रहा है। ये लोग बड़े लक्की हैं। मैंने मेरे दामाद हैं उनको भी मैसेज दिया है, वो आर्मी मेजर हैं, मैंने उनको मैसेज दिया कि आप एकदम आप बहुत रेजिमेंट को, मेरी जो रेजिमेंट है उसको मैंने मैसेज दिया है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको एक युद्ध से एक सैनिक होता है जिसको वार में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। उससे सौभाग्यशाली इंसान कोई नहीं होता। जिस काम के लिए हम भर्ती होते हैं उस काम के लिए आपको मौका मिलता नहीं। तो बहुत सैनिक ऐसे होते हैं भर्ती होने से लेकर रिटायरमेंट तक उनको वार में जाने का ही मौका नहीं मिलता, क्योंकि वार हुआ नहीं है। तो मैंने उनको सबको मोटिवेट किया रेजिमेंट में। बाकी मेरे जो भी पहचान वाले हैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि आपको वार में जाने का मौका मिलता है। यदि वार डिक्लेयर होता है तो आज जज्बे के साथ और बड़ी ईमानदारी मेहनत के साथ में, जी जान के साथ में अपने देश सेवा करना है और दुश्मन को नाको तने चबाना है। अब की बार पाकिस्तान को बिल्कुल फतेह नहीं करना है, पाकिस्तान को ख़त्म ही करना है, चाहे उसके 2 टुकड़े हों या 5 टुकड़े हों, ताकि ना ISI रहे, ना टेररिस्ट रहे, ना टेररिस्ट बनाने वाले रहें। क्योंकि मैन जड़ ही ISI और टेररिस्ट हैं। तो जब ISI ही नहीं रहेगी तो पूरा सिस्टम ही हमारा ख़त्म, और हम भी शांति से जीना चाहते हैं। और इसी हिसाब से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और अगेन जो हमारे यंगेस्ट बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करो, फिजिकल तैयारी रखो। कभी भी शॉर्ट टर्म लड़ाई लंबी शीत युद्ध में भी बदली हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया की 2-2, 2.5 साल से चल रही है। युद्ध का कोई समय नहीं होता, इसलिए आप अपनी फिजिकल तैयारी रखो, देश सेवा के हिसाब से रखो। नौकरी अलग मैटर होता है, देश सेवा हर इंसान को करनी चाहिए। जब भी मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मौके बनाए नहीं जाते, ये सहयोग से मिलते हैं। तो अपने फिजिकल मेंटेनेंस रखो, मेंटली प्रिपेयर रहो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।